हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विमल मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्रा क्लासेस। आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास के उस गली में जहां अंधकार के बाद रोशनी आई थी, जहां धर्म के दबाव में दबी कला फिर से जागी थी, जहां किताबें फिर से बोली थीं और इंसान ने पहली बार खुद से सवाल पूछे थे। इस युग का नाम था रेनेसांस यानी पुनर्जागरण। एक ऐसा समय जब यूरोप सोकर जागा, लोगों ने सोचना शुरू किया, कला, विज्ञान, साहित्य, सबने एक नई चमक पाई। तो चलिए शुरू करते हैं। द रेनेसांस, अ जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइफ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को आसान भाषा में समझने वाले हैं और वो है द रेनेसांस यानी पुनर्जागरण। अब ये कोई ऐसा मूवमेंट नहीं था जो एकदम अचानक से शुरू हुआ, जैसे कोई स्विच ऑन हो गया और नया युग शुरू हो गया। नहीं, रेनेसांस धीरे धीरे आया, बिल्कुल वैसे जैसे अंधेरे में धीरे धीरे सुबह की रोशनी फैलती है। मध्यकाल, मिडल एजेस। मिडल एजेस के समय को अक्सर डार्क एजेस कहा जाता है क्योंकि उस समय इंसानी दिमाग पर धर्म, डर और अंधविश्वास का बहुत गहरा असर था। लोग स्वर्ग और नरक के कॉन्सेप्ट में इतने उलझे रहते थे कि उन्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट आफ्टर लाइफ लगती थी कि आफ्टर लाइफ बाद क्या होगा। लेकिन फिर रेनेसांस आया और मानो इंसान एक गहरी नींद से जाग गया हो। अब सोचिए, जब कोई बहुत टाइम से सो रहा हो और अचानक सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़े तो क्या होता है। यही उस समय के ह्यूमन माइंड के साथ हुआ। रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ यानी नया जन्म। लेकिन ये जन्म किसी इंसान का नहीं था, ये ह्यूमन स्पिरिट का, ह्यूमन थिंकिंग का रीबर्थ था। और इस नए थिंकिंग ने इंसान को ग्रीक और रोमन सभ्यता की ओर फिर से देखने पर मजबूर किया। लोगों ने ग्रीक फिलोसफर को पढ़ना शुरू किया, रोमन आर्ट और लिटरेचर को समझना शुरू किया और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमनिज्म, यानी एक ऐसी सोच जिसमें इंसान को अपने जीवन का आनंद लेने का अधिकार मिला, नॉलेज को एक्सप्लोर करने की आज़ादी मिली। जहां मिडिल एजेस में लोगों को बताया गया था कि अर्थली लाइफ इज टेम्पररी, वहीं रेनेसांस ने कहा ये जीवन भी खूबसूरत है और इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। अब पोएट्स अपने पोएम्स में बॉडी और ब्यूटी की बात करने लगे, पेंटर्स इंसानी फॉर्म को ग्लोरीफाई करने लगे और साइंटिस्ट दुनिया को इन्वेस्टिगेट करने लगे। रेनेसांस का ये मूवमेंट सबसे पहले इटली में शुरू हुआ, फिर जर्मनी से होते हुए इंग्लैंड तक पहुंचा और जब इंग्लैंड पहुंचा तब वह दौर था एलिजाबेथन एज, यानी शेक्सपियर का टाइम। अब ध्यान दीजिए, ये केवल आर्ट, लिटरेचर, साइंस की बात नहीं थी, ये एक कंप्लीट माइंडसेट शिफ्ट था। लोगों ने चर्च और फ्यूडल सिस्टम के दबाव से निकलकर अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को समझना शुरू किया। वो कहने लगे, हम भी सोच सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। और यही रेनेसांस की असली खूबी थी। इट मेड पीपल लुक एट द प्रेजेंट वर्ल्ड, नॉट जस्ट द नेक्स्ट वर्ल्ड। मतलब अब लोग हेवन के बजाय अर्थ को देखने लगे। तो दोस्तों, रेनेसांस कोई हिस्टोरिकल डेट नहीं है, ये एक जर्नी है इंसान के सोचने के तरीके का। एक तरह से यह इवोल्यूशन है जो हमें सिखाता है कि नॉलेज, ब्यूटी एंड लाइफ, इन सबको जीना भी एक कला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दौर की जब पूरी दुनिया एक नई रोशनी में जाग रही थी, द रेनेसांस यानी पुनर्जागरण के युग की। इस दौर में जिंदगी के हर कोने में एक नई एनर्जी महसूस की गई। ये जैसे कोई लंबी नींद से उठने के बाद इंसान अपनी आंखें रगड़ते हुए दुनिया को पहली बार क्लियरली देख रहा हो। अब जरा इमेजिन करो उस जमाने के
एजुकेटेड लोग जो लैटिन और ग्रीक पढ़ना जानते थे, वो माने जाते थे सबसे क्लासी। और तो और अगर कोई शायर अपनी महबूबा के लिए एक ग्रेसफुल सोनेट लिख दे, तो समझो वो रेनेसांस का असली हीरो था। मतलब रेनेसांस सिर्फ कला और ज्ञान का ही नहीं बल्कि इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारी का भी मूवमेंट था। पीपल स्टार्टेड रीडिंग लैटिन एंड ग्रीक, और यह समझा जाने लगा कि जो भी कल्चर्ड इंसान है, वो न सिर्फ लैटिन ग्रीक पढ़ सकता है, बल्कि एक ब्यूटीफुल सोनेट भी लिख सकता है किसी महिला के लिए। क्लासिकल लर्निंग का रिवाइवल हुआ, मतलब लोग अब पुराने ग्रीक फिलोसफर्स और पोएट्स को पढ़ने में दिलचस्पी लेने लगे। अब वो बेकार के पुराने स्कॉलर्स को पढ़ पढ़ कर बोर नहीं हो रहे थे, बल्कि सुकरात, प्लेटो जैसे विचारकों से इंस्पिरेशन ले रहे थे। ह्यूमनिज्म क्या था? ये एक नई सोच थी जिसमें मैन हिमसेल्फ यानी इंसान सेंटर में था। इरास्मस जैसे थिंकर्स ने लोगों का ध्यान इस जीवन पर लाया, न कि सिर्फ स्वर्ग की तैयारी पर। अब क्रिश्चियन लाइफ को सिर्फ पेनेंस नहीं समझा जाता था, लोग इस जीवन को भी एंजॉय करने और बेहतर बनाने की कोशिश करने लगे। एक तरह का आइडल मैन उभरा जो माइंड से फिलोसफर था, बॉडी से वॉरियर था और दिल से एक परफेक्ट लवर भी। नेशनलिज्म का राइज, जब स्पेनिश आर्मडा को हराया गया, तब इंग्लिश लोगों में एक जबरदस्त नेशनल प्राइड आ गया। हेंडरसन ने कहा, द नेशनल स्पिरिट रोज द डिलेरियस हाइट्स जस्ट लाइक ए ग्रेस आफ्टर अ सैल्मिस। चौसर के समय जो पैट्रियोटिक भावना शुरू हुई थी, एलिजाबेथन एज में वो पूरी तरह से ब्लूम कर गई। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस सेटलमेंट, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच पुराना झगड़ा जो था, वो यूनियन ऑफ क्राउन से सॉल्व हो गया। रिलीजन में भी अब एक तरह से टॉलरेंस देखने को मिली, खासकर क्वीन एलिजाबेथ की वजह से। लोगों का मन अब डर और परसिक्यूशन से आजाद होकर एक क्रिएटिव कामों में लगने लगा, और इससे लिटरेचर को एक नया जीवन मिला। सोशल कंटेंटमेंट का दौर लैंगलैंड के टाइम की तरह अशांति नहीं थी, अब एक तरह की सामाजिक शांति थी। मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स बढ़ने से लोगों को जॉब्स मिलने लगे, ट्रेड बढ़ा, पैसा आया, और इम्पोर्टेंटली समाज ने गरीबों की मदद के लिए एक सिस्टमैटिक एफर्ट की शुरू किया। वेल्थ सिर्फ रिच लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पैरिश लेवल पर भी लोगों की केयर होने लगी। मटेरियलिज्म, मटेरियल एडवांसमेंट और डिस्कवरी का दौर, अब कॉमर्स, ट्रेड, एग्रीकल्चर, हर चीजों में एक जबरदस्त ग्रोथ हो रही थी। ओल्ड इकोनॉमी जो मॉन्स्ट्रीज से जुड़ी थी, उसके टूटने से इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आया, जिसे उस समय पॉपुलर एक प्रॉपरली समझा भी नहीं गया था। और इसी दौरान हुए कुछ लीजेंडरी डिस्कवरीज जो थी, वो कोपरनिकस ने एस्ट्रोनॉमी में एक नई थियरी दी थी। कोलंबस और कैबोट, जैसे जॉन कैबोट वो थे जिन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद अटलांटिक पार करके अमेरिका के उत्तरी हिस्से यानी कनाडा की खोज की, और एक नए देश की खोज की थी उन्होंने, कनाडा की। हैकलुट जैसे राइटर्स ने इन जर्नी को इमॉर्टल बनाया। शेक्सपियर ने जिसे वेक्स्ड ब्राह्मथस शेक्सपियर जिसे वेक्स्ड बारमथस की बात की, वो इन्हीं रोमांचक एक्सपेडिशन का हिस्सा था। एज ऑफ ड्रीम्स एंड एडवेंचर, लोगों की इमेजिनेशन अब उभरने लगी थी। नई दुनिया, नए मैप्स, नए लोग, इन सब ने लिटरेरी इमेजिनेशन को इंस्पायर किया। सो ड्रीम्स एंड डीड्स इंक्रीज साइड बाय साइड, एंड ड्रीम इज एवर ग्रेटर देन द डीड। यही था एलिजाबेथन लिटरेचर का असली सारांश। प्रिंटिंग प्रेस, एजुकेशन रिवोल्यूशन, कैक्सटन के लाए हुए प्रिंटिंग प्रेस अब फुल इम्पैक्ट देखने को मिला उनके प्रिंटिंग प्रेस का। एजुकेशन अब सिर्फ चर्च के हाथों में नहीं रही, यह सेकुलर एजुकेशन शुरू हुई। एलिजाबेथन एज में रीडिंग पब्लिक बढ़ गई, और लोगों ने लिटरेचर को ओपन आर्म से वेलकम किया। रेनेसांस का लिटरेचर पर प्रभाव, रेनेसांस ने आर्ट, रिलीजन, फिलोसफी, हर क्षेत्र को टच किया। इटली के आर्टिस्ट, स्पेशली पेंटर्स, आज भी अनमैच्ड माने जाते थे। इंग्लैंड में थोड़ा लेट आए, लेकिन अब आया तो क्वीन एलिजाबेथ और हेनरी एट जैसे रूलर्स ने इसे पूरा सपोर्ट किया।
अब शुरुआत में जब इंग्लिश ड्रामा जन्म ले रहा था, तभी प्रोज़ भी कहीं-कहीं फ्रैगमेंट्स के रूप में दिखने लगा था, लेकिन इसकी असली विकास तब शुरू हुई जब लोग हिस्ट्री लिखने लगे और बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाने लगा। उस दौर में प्रोज़ सिर्फ लिटरेचर का हिस्सा नहीं था, बल्कि पब्लिक लाइफ़ से जुड़े लोग भी इसका खूब इस्तेमाल करते थे। अब ज़रा सोचिए, जब राजा खुद किताबों को इंग्लिश ट्रांसलेशन करा रहा हो, तो भाषा का को ग्रो होने से कौन रोक सकता है? किंग एल्फ्रेड 849 टू 901, जिन्हें इंग्लैंड का ग्रेटेस्ट एजुकेटर और विज़नरी लीडर माना जाता है। इन्होंने कई तरह की बुक्स को नेटिव इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। फिर आए जॉन वाइक्लिफ 1320 टू 1384, जिन्होंने पहली बार पूरी बाइबल को आम जनता की भाषा में ट्रांसलेट किया ताकि हर कोई उसे समझ सके। इसके कुछ सालों बाद आर्क बिशप थॉमस क्रैमर ने आदेश दिया कि हर चर्च में एक इंग्लिश बाइबल की कॉपी होनी चाहिए, जिससे हर व्यक्ति, चाहे वो स्कॉलर हो या आम आदमी, उसे पढ़े और समझ सके। तो दोस्तों, प्रोज़ का असली रंग तो तब दिखा जब मैलोरी, एरास्मस और सर थॉमस मोरे जैसे राइटर्स ने अपनी कलम उठाई। ये लोग किसी एक एज से बिलॉन्ग नहीं करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने रेनेसांस की शुरुआत में एक तरह से जान डाल दी। मैलोरी मॉर्डे ऑथर, एकदम मैजिकल वर्ड। ये आर्थरियन लीजेंड्स की कहानी पर किसी फेरी टेल जैसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे किंग की कहानी जो न पूरी न पूरी तरह ह्यूमन, न ही सुपर ह्यूमन। वो एक मिस्टीरियस शक्ति जैसा स्टोरी के बीच में ग्लोइंग सेंटर की तरह था। और मजे की बात यह है कि मैलोरी ने ये सब प्रोज में लिखा था, वो भी इतनी सिंपल और विविड लैंग्वेज में कि आज भी लोग उसे पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं एरास्मस 1466 टू 1536, एक डच ह्यूमनिस्ट। इन्होंने अपनी किताब प्रेज ऑफ फॉली में शार्प विट और मजेदार मॉकरी के जरिए लोगों के दिलों में रेनेसांस के नए विचारों को जगाया। वो 3 चीज़ों के खिलाफ अपनी कलम चलाते थे, वाइस यानी बुराई, इग्नोरेंस अज्ञानता, सुपरस्टिशन अंधविश्वास, और फिर सर थॉमस मोरे की यूटोपिया। अब ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये तो रेनेसांस का एक ट्रेलर थी। इसमें वो सारी बुराइयाँ पर वार किया गया था जो मिडल एजेस की विरासत थी। यूटोपिया को पढ़ते हुए लगता है जैसे एक सपना और एक लॉजिक साथ में चल रहा हो। इसमें कम्युनिज़्म जैसा सिस्टम था और आज की मॉडर्न आइडियाज़ जैसी बातें उस समय के लिए काफ़ी अहेड थी। अब चलिए बात करते हैं जॉन लिली की। ये वो पहले राइटर थे जिन्होंने प्रोज़ को एक आर्टिस्ट की तरह सजाया। उनकी बुक यूफेसिस को पहला इंग्लिश प्रोज़ नॉवेल माना जाता है। ये किताब बहुत सारे लेसन से भरी हुई थी। उस समय के धार्मिक और नैतिक पतन पर सीधा हमला करती थी। लेकिन उसका स्टाइल जो बहुत ही आर्टिफिशियल और स्टाइलिश था, बिल्कुल जैसे कोई शाइनी फैंसी पैकेजिंग हो। अब आते हैं सर फिलिप सिडनी पर। रेनेसांस का यह शाइनिंग स्टार था। उनकी किताबें आर्केडिया को इंग्लिश लिटरेचर का पहला प्रोज पास्टोरल रोमांस कहा जाता है। आर्केडिया में उन्होंने पास्टोरल यानी विलेज लाइफ और शेवलरी यानी योद्धा भावना, इन दोनों को मिलाकर एक ड्रीमी वर्ल्ड क्रिएट किया है। सिडनी सिर्फ राइटर नहीं थे, वो रेनेसांस कल्चर के एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव थे। उनके लिखने का जो तरीका था, जीने का जो तरीका था, दोनों ही उस दौर के एक नए आइडियाज से फुल ऑफ लाइफ थे। तो अब हम बात करते हैं पोएट्री की। रेनेसांस का ज़माना था डिस्कवरी, एक्साइटमेंट और एडवेंचर का, तो पोएट्री भी उसी तरह की हो गई थी, फ्रेश, एंथुसियास्टिक और नई सोच से भरी हुई। सबसे पहले नाम आता है इसमें वायट एंड सैरी का। दोनों इटली से रेनेसांस की हवा के साथ लेकर आए थे। दोनों इटली से रेनेसांस की हवा साथ लेकर आए और उसे इंग्लिश पोएट्री में फूँक दिया। इनकी पोएट्री में एक नया ग्रेस और एलिगेंस था जो पहले की स्कॉटिश और चौसरियन पोएट्री में मिसिंग था। इन्होंने टोटल्स मिसलेनी नाम की कलेक्शन में अपने पोएम्स दिए हैं जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट मानी जाती है।
यही लोग थे जिन्होंने सोनेट और ब्लैंक वर्स की ट्रेडिशन को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया। बाद में जिसे मार्लो ने रिफाइन किया और शेक्सपियर ने परफेक्शन तक पहुंचाया। अब इस जमाने में जब पोइट्री थोड़ी फेड हो रही थी, तब अचानक एडमंड स्पेंसर जैसे सूखे रेगिस्तान में बारिश के बूंदों की तरह प्रेजेंट होते हैं। उनकी फेरी क्वीन रेनेसांस स्पिरिट का एक दमदार एक्सप्रेशन है, जहां फैंटेसी, मोरालिटी और इमेजिनेशन सब एक साथ चलते हैं। उनकी ये लाइन तो काफी फेमस है, द नोबल हार्ट दैट harborous virtues thought can never rest until it forth have bought the eternal brood of glory excellent। फिर से उनकी ये फेमस लाइन को देखते हैं, द नोबल हार्ट दैट harborous virtues thought can never rest until it forth have brought द इटर्नल रूट ऑफ ग्लोरी एक्सलेंट। कितनी इंस्पायरिंग बात है ना। एक सच्चा दिल जो कुछ अच्छा सोचता है और तब तक शांत नहीं रहता जब तक वो उसे पूरा ना कर सके। ठीक। स्पेंसर ने पुराने मिडवेल आइडियाज को मॉडर्न सेंसिबिलिटी से जोड़ने की कोशिश की है, इसलिए उन्हें एक ब्रिज कहा जाता है मिडवेल और मॉडर्न पोइट्री के बीच का। और फिर आते हैं शेक्सपियर, जिनकी शुरुआत भी पोइट्री से हुई थी। उनकी वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रिस जैसे नरेटिव पोएम्स उस रेनेसांस एलिगेंस को रिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि उनका असली टैलेंट जो है वो ड्रामा में है। ठीक है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि कैसे प्रोज और पोइट्री दोनों ने मिलकर रेनेसांस पीरियड को एक गोल्डन एज बना दिया। ये वो दौर था जब इंग्लिश लिटरेचर ने अपने विंग्स फैलाना शुरू किए थे। आज जो हम इतना रिच लिटरेचर पढ़ते हैं, उसकी नींव यही रखी गई थी, प्रोज ऑफ द पीरियड। रेनेसांस से पहले भी प्रोज लिखा जा रहा था, लेकिन उसका असली विकास तब शुरू हुआ जब बाइबल का ट्रांसलेशन शुरू हो गया और पब्लिक लाइफ से जुड़े लोग और पब्लिक लाइफ से जुड़े लोगों ने प्रोज को अपनाया। उस समय के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोज राइटर्स मैलोरी, एरास्मस, सर थॉमस मोरे, जॉन लिली, सर फिलिप सिडनी और फ्रांसिस बेकन थे। वाइट एंड सरी का भी काफी रोल था, जिन्होंने इटालियन रेनेसांस का एक पोएटिक स्टाइल में इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने टोटल मिसलेनी में अपने पोएम्स पब्लिश किए हैं और सोनेट और ब्लैंक वर्स इंग्लैंड को दिए। इनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया और मार्लो ने और फिर उसे परफेक्शन दिया। चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। तो रेनेसांस और एलिजाबेथन पीरियड ने इंग्लिश लिटरेचर को एक नया जन्म दिया। प्रोज ने लॉजिक और एक्सप्रेशन का रास्ता खोला, पोइट्री ने इमेजिनेशन और ब्यूटी का, और ड्रामा ने लाइफ और इमोशन का एक रंगमंच बना दिया। ये समय सिर्फ लिटरेचर का नहीं, बल्कि इंग्लिश सोच और भाषा के सुनहरे युग का गवाह बना। दोस्तों, आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टोरी फॉर्म में सीख रहे हैं। आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको एक सिस्टमैटिक आइडिया मिल जाएगा इसी वे में कि कैसे-कैसे रेनेसांस का विकास हुआ था। तो दोस्तों, एलिजाबेथन एरा की सबसे बड़ी अगर देन की बात की जाए तो वो ड्रामा थी। और इसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी विट्स आते हैं, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के कुछ शार्प ग्रेजुएट्स थे, जिन्होंने ड्रामा को एक नया रंग दिया था। मार्लो, कीट हो गए और लिली हो गए, इस ग्रुप के एक शाइनिंग स्टार थे। क्रिस्टोफर मार्लो जो एलिजाबेथन ट्रेजडी के पायनियर थे। उनकी प्लेज जैसे टम्बरलेन द ग्रेट, डॉक्टर फास्टस, जो वाल्टर एडवर्ड सेकंड, इनमें हमें वो रेनेसांस का हंगर फॉर पावर, ब्यूटी और ग्लोरी दिखता है। उनके कैरेक्टर्स बिल्कुल ग्रीक हीरो जैसे ग्रैंड और इंटेंस थे। थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी ब्लड एंड थंडर स्टाइल मेलोड्रामा थी, फुल ऑफ मर्डर एंड मैडनेस और रिवेंज। इसे हम एक क्लासिक सिनेकन ट्रेजेडी भी कह सकते हैं। जॉन लिली ने कोर्टली एलिगेंस को स्टेज पर लाया। उनका यूफेसिस एक रिफाइंड और रॉयल फील के साथ प्लेस का स्टैंडर्ड बन गया। और फिर एक नया
तूफान की तरह आए विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के प्लेस में हम देख सकते हैं कि रेनेसांस का हर रंग है, चाहे वो ट्रेजेडी हो या कॉमेडी या रोमांस या हिस्ट्री। उनके सबसे चर्चित जो ट्रेजेडीज हैं, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ और किंग लियर, इन चारों में हमें दिखता है एक इंडिविजुअल का स्ट्रगल, सोसाइटी से अलग थलग पड़ा इंसान जो अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा है। शेक्सपियर की कॉमेडीज भी कम शानदार नहीं थीं, जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट, और उनके रोमांसेस द टेम्पेस्ट, पेरिकल, सिम्बलाइन, द विंटर्स टेल एक ड्रीमी मैजिकल वर्ल्ड क्रिएट करती हैं। उनका ड्रामा असल में रेनेसांस की हार्ट बीट है, एक ऐसा क्रिएटिव रिवर जो लाइफ और ब्यूटी से भरा हुआ है। आखिर में इस पूरे दौर का जो सेंट्रल आइडिया था, वर्ल्ड लाइन, यानी दुनिया का हर अनुभव एक्सप्रेस करने की कोशिश करना, वर्ल्ड लाइनेस था। ठीक, यानी दुनिया के हर अनुभव को एक्सप्रेस करने की कोशिश करना। हम हमें मार्लो की प्लेस, बैकन की प्रोज और स्पेंसर की पोएट्री में पूरी तरह से महसूस ये चीजें होती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन काफी हो गया। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और जो है रिफॉर्मेशन। थैंक यू फ्रेंड।